हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चैप्टर 4 को, डिमांड सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम। ये चैप्टर हमने अपने स्कूल लेवल पर भी पढ़ा हुआ है। तो इस चैप्टर में मोस्टली जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो हमें ऑलरेडी पता होंगे, बट हो सकता है कि इस चैप्टर में हमें एक डिफरेंट वे में उन्हें समझाया जाए। बाकी कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे भी हो सकते हैं जो हमारे लिए न्यू होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को। अगेन जो ये हमारा चैप्टर है, ये क्वेश्चन से स्टार्ट होता है कि लोग कितनी गैसोलीन को खरीदेंगे अगर उसका प्राइस कम हो जाता है। तो अगर हम बात करें 2013 की, तो हमारे यूनाइटेड स्टेट में जो गैसोलीन का रिटेल प्राइस था, रिटेल प्राइस मतलब कि जिस प्राइस पर वो मार्केट में बिक रहा था, वो था हमारा $3 to $5 के बीच में। अब पूछ रहे हैं कि इस प्राइस पर तुम कितनी गैसोलीन को खरीदोगे, या फिर अगर हमारा प्राइस $3 to $4 से और कम होकर हो जाता है $1, तो तब तुम कितनी गैसोलीन को खरीदोगे। क्या ये $1 लाइक जो प्राइस कम हुआ है ये तुम्हें और इंड्यूस करेगा कि तुम और भी ज़्यादा रोड ट्रिप्स पर जाओ। और अगर तब क्या होगा जब हमारा प्राइस $1 से भी कम हो जाता है, मतलब कि यहाँ पर अब हमें गिवन है कि अगर हमारा प्राइस 0.04 हो जाता है गैसोलीन का, मतलब प्रैक्टिकली बिल्कुल फ्री हो जाता है, ज़ीरो के बराबर ही हो गया अप्रॉक्सीमेटली, तो तब तुम कितनी गैसोलीन को खरीदोगे। ये यहाँ पर जो हमें प्राइस गिवन है 0.04, ये हमारा एक्चुअल डेटा को शो करता है। 2013 में जो हमारे वेनेजुएलन में गैस का प्राइस था वो हमारा अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो के करीब था, वो था हमारा 0.04। ऐसा क्यों था? क्योंकि उस टाइम पर गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़्यादा सब्सिडीज़ प्रोवाइड करी थी हमारी गैसोलीन पर। तो हम इस चैप्टर में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हमारे बायर्स और सेलर्स रिस्पॉन्ड करते हैं जब भी हमारे गुड्स और सर्विसेज का प्राइस चेंज होता है। तो इस चैप्टर में हम मोर एंड लेस हमारी एनर्जी मार्केट्स या फिर हमारी गैसोलीन मार्केट्स की ही बात करेंगे। उन्हीं के एग्जांपल्स को लेकर हम बायर्स और सेलर्स के डिसीजंस को देखेंगे। हम देखेंगे कि हमारे डिफरेंट प्राइजेस पर बायर कितनी डिमांड करता है, हमारा सेलर कितनी डिमांड करता है, और जो भी उनका जॉइंटली डिसीजन होगा हम देखेंगे कि कैसे वो हमारे मार्केट के प्राइस को या फिर हमारे गैसोलीन के प्राइस को डिटरमाइन करता है जब हमारी कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं होती तब। तो जो हमारे बायर्स और सेलर्स चॉइसेस कर रहे हैं या फिर हमारे बायर्स और सेलर्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं हमारे प्राइजेस के चेंज होने से गुड्स एंड सर्विसेज में, उनको देखने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारी मार्केट क्या होती है, क्योंकि मार्केट में ही तो हमारे बायर्स और सेलर्स होते हैं। तो मार्केट को हम पहले समझेंगे कि हमारी मार्केट क्या होती है, फिर हम अपने बायर्स और सेलर्स की डिमांड एंड सप्लाई को समझेंगे, एंड देन उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे वो डिटरमाइन करता है हमारे मार्केट के प्राइस को और हमारे गैसोलीन के प्राइस को। तो अगर हम बात कर रहे हैं मार्केट की, तो मार्केट को समझने के लिए हम अपने गैसोलीन वाले एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू रखेंगे। हमने देखा हुआ है कि हम अगर गैस स्टेशन जाते हैं, गैसोलीन को लेने जाते हैं, तो हमारे अलावा और भी बहुत सारे लोग जाते हैं। पूरी दुनिया में हर जगह हर कोई अपने अपने गैस स्टेशन पर जाता है, बट कभी भी किसी ने भी ऐसा फेस ही नहीं करा कि वो गैस स्टेशन पे गए गैसोलीन को लेने और उन्होंने बोल दिया कि उनके पास वो अवेलेबल नहीं है, वो ख़त्म हो गया है, वो सोल्ड आउट हो गया है। ऐसा हमने कभी भी फेस नहीं करा। हम देख सकते हैं कि जो ये हमारा सिस्टम है ये कितना एफिशिएंटली वर्क कर रहा है कि हमने कभी भी ऐसी सिचुएशन ही फेस नहीं करी कि हमें वो चीज़ गैसोलीन वहाँ पर नहीं मिली हो। इवन जो हमारी गैस स्टेशन की कंपनीज होती है उनको कोई भी नहीं बताता है, इवन उन्हें को खुद भी आइडिया नहीं होता है कि वो कितने ड्राइवर्स को आज एक्सपेक्ट करेंगे कि इतने लोग आएंगे हमारी गैसोलीन को भरवाने। और जो हमारे ड्राइवर्स होते हैं लाइक जो हम हैं, हमें भी नहीं बोलता कोई भी कि तुम इस वाले गैस स्टेशन पे जाओ या फिर उस वाले गैस स्टेशन पे जाओ। हम अपनी मर्ज़ी से अपने कंफर्ट के हिसाब से किसी भी गैस स्टेशन पर जा सकते हैं, बट स्टिल हमने कभी भी ये सिचुएशन फेस नहीं करी है। तो ऑलमोस्ट हमेशा ही जो हमारे ड्राइवर्स होते हैं
उनको अपनी जो गैस होती है, जो गैसोलीन होती है, वो अवेलेबल मिल जाती है। जितनी उन्हें चाहिए होती है उतनी उनको मिल जाती है। जो हमारे ड्राइवर्स होते हैं वो गैस का अमाउंट पे कर देते हैं। कितना पे करते हैं? जितना वो विलिंग है पे करने के लिए उसके लिए। और जो हमारी गैसोलीन की कंपनीज होती हैं वो उतना इनफ मनी रिसीव कर लेती हैं जिससे वो पे कर पाए अपने एम्प्लॉयज़ को और डिविडेंड दे पाए अपने शेयर होल्डर्स को। तो इस चैप्टर में हम गैसोलीन मार्केट को और भी अदर मार्केट्स को ही देखेंगे कि कैसे ये इतनी एफिशिएंटली वर्क कर लेती है। तो अगर हम बात कर रहे हैं मार्केट की, तो मार्केट क्या होती है हमारी? मार्केट होती है हमारी ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक एजेंट्स। हमने देखा था कि इकोनॉमिक एजेंट्स कौन से होते हैं? वो जो चॉइसेस करते हैं। तो मार्केट इज़ अ ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक एजेंट्स हु आर ट्रेडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, जो ट्रेड करते हैं, जो लेन देन करते हैं हमारे गुड्स एंड सर्विसेज में, एंड द रूल्स एंड अरेंजमेंट्स फॉर ट्रेडिंग। तो जितने भी हमारे ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक एजेंट्स हैं जो लेन देन करते हैं हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को और रूल्स एंड अरेंजमेंट्स करते हैं हमारी ट्रेडिंग के लिए, उन सभी को हम बोलते हैं मार्केट। अगर हम बात करें मार्केट की, तो मार्केट में हमारे में क्या ट्रेड होता है? हमारे एग्रीकल्चर गुड्स भी हो सकते हैं और हमारे इंडस्ट्रियल गुड्स भी हो सकते हैं। एग्रीकल्चर गुड्स जैसे कि हमारी वीट, सोयाबीन्स, हमारे इंडस्ट्रियल गुड्स जैसे कि हमारी आयरन, कोल। तो ये सारे ही जो गुड्स हैं ये हमारे मार्केट में ट्रेड होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ट्रेड होती है। अगर हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं मार्केट की, तो मार्केट हो सकता है कि उसकी कोई स्पेसिफिक फिजिकल लोकेशन हो जहाँ पे वो एक्चुअल में प्रेजेंट हो। जैसे कि अगर हम बात करें दिल्ली की, तो उसमें हमारी कितनी सारी मार्केट हैं जो एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, जैसे हम ले सकते हैं लाजपत नगर, हम ले सकते हैं चांदनी चौक, हम ले सकते हैं सरोजनी नगर। तो बहुत सारी ऐसी मार्केट्स होती है जिनकी स्पेसिफिक फ़िज़िकल लोकेशन होती है। बट हमारी मार्केट वो भी हो सकती है जिसकी स्पेसिफिक लोकेशन ना भी हो। तो अगर हम बात करें कि जिनकी स्पेसिफिक लोकेशन नहीं होती है, तो हम इसमें ले सकते हैं कि हमारी जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फिर जो भी हमारी ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं वो भी हमारी मार्केट है, क्योंकि उसमें भी हम ट्रेडिंग करते हैं। अगर हम बात करें फिज़िकल लोकेशन की, तो हम देख सकते हैं कि जो हमारी गैसोलीन लेने हम जाते हैं गैस स्टेशन पर, वो हमारी फ़िज़िकल हो गई, एक्चुअल में कहीं प्रेजेंट है। अगर हम बात करें कि जो हमारी फ़िज़िकल लोकेशन पे नहीं होती, तो यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया हुआ है monster.com। monster.com क्या होता है? वो हमारी ये ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट वेबसाइट है जो जॉब्स को प्रोवाइड करती है। तो उसको ऑपरेट करने के लिए हमें बस कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, वो भी हमारी मार्केट है। अगर हम बात करें इकोनॉमिस्ट की, तो वो तो ये भी बोलते हैं कि जो हमारी डेटिंग वेबसाइट्स होती हैं वो भी हमारी मार्केट होती है। तो अगर हम बात करें अपनी मार्केट की, तो मार्केट हमारी फोकस करती है कि कैसे हमारे फ्लेक्सिबल प्राइजेस पर हमारे एक्सचेंज हो रहे हैं या फिर हमारी ट्रेड हो रही है। फ्लेक्सिबल प्राइजेस क्या होता है कि जब हमारे प्राइजेस चेंज होती हैं किसी भी फैक्टर की वजह से, चाहे वो हो सकती है हमारी सप्लाई हो सकती है, डिमांड हो सकती है, हमारी अदर फैक्टर्स हो सकते हैं, किसी भी चीज़ों की वजह से जब हमारा प्राइस चेंज होता है, जब हमारा प्राइस रिस्पॉन्ड करता है, तो उस पर कैसे हमारे एक्सचेंज या कैसे हमारी ट्रेड होती है वो हम अपनी मार्केट में देखते हैं। तो इस चैप्टर में हम प्राइजेस को यूज़ कर देखेंगे कि कैसे हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एलोकेट कर सकते हैं। हमने अपने लास्ट चैप्टर में भी देखा था कि कैसे हमने कुछ जगह पर अपने प्राइस को इंक्रीज़ कर और कुछ जगह पर लो रखकर कैसे अपने अपार्टमेंट को ईजिली एलोकेट करा था कि वो सबके लिए अवेलेबल हो जाए। सेम इस चैप्टर में भी हम देखेंगे कि कैसे हम अपने प्राइस को चेंज कर प्राइस को यूज़ कर एलोकेट कर सकते हैं हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को। तो जो हमारा प्राइस है वो हमारा सिलेक्शन डिवाइस है। सिलेक्शन डिवाइस क्या होता है? जो सिलेक्ट करता है हमारे बायर्स और सेलर्स को। वो इनकरेज करता है ट्रेड बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। कौन से बायर्स एंड सेलर्स? कौन से सिलेक्टिव बायर्स एंड सेलर्स? वो सेलर जो कम कॉस्ट में गुड को प्रोड्यूस कर पाएगा और वो बायर्स जो हमारे गुड्स की हाई वैल्यू करेगा, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा पे करने के लिए उसे तैयार होगा। इस चैप्टर में हम आगे मार्केट फॉर गैसोलीन ही देखेंगे और हम देखेंगे कि कैसे हम गैसोलीन का प्राइस इस तरीके से सेट करते हैं कि जो हमारी क्वांटिटी सप्लाई है गैसोलीन की वो बिल्कुल इक्वल हो जाएगी हमारी क्वांटिटी डिमांड की, जो हमारे ड्राइवर्स खरीदना चाहते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा
मार्केट। लेकिन मार्केट्स जो होती हैं वो हमारी बहुत तरीके की होती हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम अज्यूम करके चलेंगे कि जो हमारी मार्केट है वो हमारी कॉम्पिटिटिव मार्केट है। तो कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या होती है उसे हम आगे समझते हैं। तो अगर हम बात करें परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की, तो इसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला कि जितने भी हमारे सेलर्स हैं वो सेम आइडेंटिकल गुड को बेच रहे होंगे और सेम आइडेंटिकल सर्विस को बेच रहे होंगे। सेम मतलब कि जो भी चीज़ एक बंदा बेच रहा है या जो दूसरा सेलर बेच रहा है वो दोनों ही आपस में सेम है। ऐसा नहीं होगा कि किसी की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी गुड की, किसी की थोड़ी कम अच्छी होगी। सब सेम गुड बेच रहे हैं, सबकी क्वालिटी सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो अगर देखो सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो सेम ही चीज़ का तो अलग अलग प्राइस करेंगे नहीं, सेम का सेम प्राइस होगा। तो सारे बायर्स और सेलर्स सेम प्राइस को ले रहे हैं, सेम प्राइस को फेस कर रहे हैं। तो अगर सेम प्राइस है तो सेम प्राइस को हम बोलते हैं मार्केट का प्राइस। तो अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो जो भी हमारे इंडिविजुअल बायर्स और सेलर्स हैं, मतलब कि हमारा एक सिंगल बायर और सेलर, उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो मार्केट के प्राइस को अफेक्ट करे। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि हम सब सेम आइडेंटिकल गुड बेच रहे हैं, अगर सेम बेच रहे हैं तो उसका सेम प्राइस होगा। तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारी बोलती है कि कोई भी सिंगल बायर और सेलर उस मार्केट के प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकता। अगर हम इसको एग्जांपल के बेस पे समझें तो हमने देखा है कि जो हमारी मार्केट है उसमें तो हमारे कितने सारे बायर्स होते हैं, खरीदने वाले इतने सारे होते हैं, बेचने वाले भी इतने सारे होते हैं। तो अगर हम बात करें सेलर्स की तो हमारी मार्केट में बहुत ज़्यादा, एक सेकेंड, नंबर ऑफ सेलर्स है, सिमिलरली हमारे पास नंबर ऑफ बायर्स है मार्केट में। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ सेलर्स और बायर्स है, मतलब कि हमारी मार्केट में इतने ज़्यादा सेलर्स हैं और इतने सारे बायर्स हैं, तो कोई भी हमारा इंडिविजुअल बायर या फिर कोई भी हमारा इंडिविजुअल सेलर हमारे मार्केट के प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकता, उनके पास इतनी पावर नहीं है। अगर लेट सपोज कि हम एक गुड लेते हैं एक्स और उसका मार्केट प्राइस हमने ले लिया 10 रुपये, तो अगर हम इसे एग्जाम्पल के बेस पर समझें कि इंडिविजुअल बायर और सेलर कैसे मार्केट के प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हमने ले लिया लेट सपोज एक बायर, इतने सारे बायर्स में से हमने एक बायर ले लिया। अगर ये बायर हमारा यहाँ पर जाता है किसी भी सेलर के पास और वो बोलता है कि मुझे गुड एक्स तुम 10 रुपये में नहीं लूँगा मैं, मुझे तो 8 रुपये में दो, तो कोई भी हमारा सेलर इसको ये चीज़ 8 रुपये में नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, ये हमारे मार्केट के प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकता। 10 रुपये में बेच रहे हैं तो इसे भी 10 रुपये में बेचेंगे, और अगर ये नहीं भी लेता है तो हमारे सेलर को इस सिंगल बायर से फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी मार्केट में नंबर ऑफ बायर्स हैं, इतने सारे नंबर ऑफ बायर्स हैं, एक बायर नहीं भी लेता है तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, दूसरे बायर्स आ जाएंगे। तो हमारा एक बायर हमारी पूरे मार्केट के प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकता। सिमिलरली अगर हम बात करें एक सेलर की, ये हमारा एक सेलर हो गया। अगर लेट सपोज ये सेलर यहाँ पर जाता है किसी भी बायर के पास, मतलब कि अगर इसकी शॉप पर कोई भी बायर आता है और वो गुड एक्स को 10 की बजाय यहाँ पर 12 रुपये में बेच रहा है, तो कोई भी बायर इस सिंगल सेलर से नहीं लेगा। ये सिंगल सेलर मार्केट के प्राइस को इंक्रीज नहीं कर सकता। जैसे हमारा सिंगल बायर हमारे मार्केट के प्राइस को कम नहीं कर सकता, तो सिंगल सेलर भी हमारे मार्केट के प्राइस को इंक्रीज नहीं कर सकता। अगर ये हर बायर से 12 रुपये भी चार्ज करता है तो कोई भी बायर इससे लेगा ही नहीं, क्योंकि बायर के पास नंबर ऑफ सेलर्स है मार्केट में। वो अगर एक बंदा हमसे हाई प्राइस चार्ज कर रहा है तो हम इससे नहीं लेंगे, हम किसी भी सेलर से ले लेंगे, और जाकर हमारे पास इतने सारे सेलर्स हैं मार्केट में। तो हम देख सकते हैं कि कोई भी हमारा सिंगल बायर और सेलर हमारे मार्केट के प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो उससे उसी को लॉस होता है। अगर लाइक बायर कम पैसों में बोल रहा है कि मुझे कम में दो, तो उसे कोई देगा भी नहीं। अगर सेलर हाई प्राइस चार्ज करता है कि मुझे तो हाई प्राइस ही लूँगा मैं बेचने के लिए, तो उससे भी कोई नहीं लेगा। तो दोनों में उन्हीं को नुकसान है। कोई भी सिंगल बायर हमारे मार्केट के प्राइस को चेंज नहीं कर सकता, कोई भी सिंगल सेलर हमारे मार्केट के प्राइस को चेंज नहीं कर सकता। सिमिलरली जो हमारा एग्जाम्पल ऊपर गिवन है वो सेम एग्जाम्पल गिवन है गैस स्टेशन का। तो अगर हम बात करें गैस स्टेशन की, तो अगर कोई भी हमारा एक गैस स्टेशन $1 ज़्यादा चार्ज करता है
तो उसमें उसी को लॉस है, क्योंकि उसको कोई प्रेफर ही नहीं करेगा। अगर वो मार्केट प्राइस से ज़्यादा हाई चार्ज करेगा तो उससे कोई भी नहीं लेगा, तो उससे उसी को ही लॉस होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें बायर के साइड से, तो अगर एक बायर $1 कम में बोल रहा है कि मुझे $1 कम में दो, तो उससे भी उसी को लॉस होगा, क्योंकि उसको कोई देगा नहीं फिर। तो जो हमारी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है, उसमें हमारी जो भी बायर और सेलर होते हैं वो होते हैं प्राइस टेकर, मतलब कि जो भी हमारे मार्केट का प्राइस होता है वो उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता है और वो उसमें कोई भी चेंजेस या बार्गेनिंग नहीं कर सकते। अगर हम दोबारा से रिवाइज करें तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट कौन सी होती है कि उसमें जो भी सेलर बेच रहा है कुछ भी, वो सारे गुड्स हमारे सेम होंगे। दूसरी बात, हमारे सिंगल बायर और सेलर हमारे मार्केट के प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। नाउ अब अगर हम बात करें हमारी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की, तो इन रियल वर्ल्ड हमारी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट काफ़ी ज़्यादा कम होती है। अगर हम इसमें अपने गैस स्टेशन की बात करें, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट वो क्यों होती है, कैसे होती है, तो उसे हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर वही सेम बात गिवन है कि जो हमारी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है वो हमारी काफ़ी ज़्यादा इन रियल वर्ल्ड कम होती है। तो अगर हम स्पेसिफिकली बात करें गैस स्टेशन की, तो हमारा जो गैस स्टेशन है उसमें हम इस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम देख सकते हैं कि देखो जो गैस स्टेशन है उसमें जो हमारे प्रोडक्ट हैं, जो हमारी गैसोलीन है, वो सब में अलग अलग तो नहीं होगी, सारे हमारे जो गुड हैं वो आइडेंटिकल हो गए। दूसरी अगर हम बात करें मार्केट प्राइस की, तो मार्केट प्राइस उसका सबका सेम ही होता है, मोर एंड लेस। ज़्यादातर सिचुएशन में हमारा प्राइस जो है मार्केट का वो सेम ही होता है, सब सेम प्राइस को चार्ज कर रहे होते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, लेट्स सपोज कि अगर हमारी ये 2 रोड है, यहाँ पर हमारा एक गैस स्टेशन है, इसके सामने हमारा एक गैस स्टेशन है, या फिर इसी सेम लोकेशन में हमारा थोड़ी दूर और जाकर एक और गैस स्टेशन है। तो यहाँ पर अगर कोई भी एक गैस स्टेशन मार्केट प्राइस से ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा तो उसको लोग प्रेफर ही नहीं करेंगे। तो इसमें तो इसी को ही लॉस होगा, इसको प्रेफर नहीं करेंगे तो कोई भी हमारे जो आसपास की लोकेशन पे है या फिर जो आमने सामने गैस स्टेशंस होते हैं उसमें हम इस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं कि वो मार्केट प्राइस को या फिर सेम प्राइस को ही हमारे हम बोल सकते हैं चार्ज करेंगे। लेकिन इस केस में हमारा कुछ एक्सेप्शनल भी है। एक्सेप्शनल क्या केस है उसे देखते हैं। लेट्स सपोज कि ये हमारा रोड है, यहाँ पे हमारा एक गैस स्टेशन है। अब इसमें हमारे आसपास पूरी लोकेशन में और कोई गैस स्टेशन ही नहीं है, तो अगर कोई भी यहाँ पर एक हमारा बायर आता है तो हम इसका फ़ायदा उठाकर इससे हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि आसपास की लोकेशन में दूर दूर तक कोई गैस स्टेशन नहीं है। तो वहाँ पर हमारा जो ये मार्केट है वो एक एक्सेप्शनल केस है कि यहाँ पर तो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इसने मार्केट प्राइस से ज़्यादा चार्ज कर लिया। बट ज़्यादातर हमारे गैस स्टेशन आसपास या सेम लोकेशंस में होते हैं, तो वहाँ पर हमारा जो ये मार्केट है वो वर्क करती है। हमारी मार्केट एज अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है। तो इस पूरे पैराग्राफ में वही सेम बातें लिखी हुई हैं जो मैंने अभी एक्सप्लेन करी। अगर हम बात करें परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की, तो हमने देखा कि जो हमारे बायर्स और सेलर्स थे वो हमारे थे प्राइस टेकर। जो भी हमारे मार्केट का प्राइस होगा वो एक्सेप्ट कर लेंगे और उसी को चार्ज करेंगे और उसी को एक्सेप्ट करेंगे और उसी को रिसीव करेंगे और उसी को पे करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें बाकी मार्केट्स की, तो कुछ मार्केट ऐसी भी होती हैं जो होती हैं हमारी प्राइस मेकर, वो हमारे मार्केट के प्राइस को कंट्रोल कर पाती हैं। कौन सी मार्केट ऐसी होती है? जिनके हमारे सिंगल हैंडलर होते हैं, जिसके हमारे सिंगल सेलर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर गिवन है हमारा माइक्रोसॉफ्ट। तो अगर मैं सिंगल सेलर हूँ और मैं एक गुड को बेच रही हूँ जो सिर्फ मेरे पास ही है, किसी और से तुम ले नहीं सकते, तो उसमें मैं कोई भी प्राइस चार्ज कर सकती हूँ। मैं डिसाइड करूँगी कि मैं क्या प्राइस चार्ज करूँगी, मार्केट डिसाइड नहीं करेगी उस केस में कि वो क्या प्राइस चार्ज करेगी और जो सबको एक्सेप्ट करना है। उसमें अगर मैं सिंगल सेलर हूँ और सिर्फ मेरे पास ही वो गुड है, मैं उसकी ओनर हूँ और कोई और उसे नहीं बेच सकता, तो उसमें मैं अपने प्राइस को कंट्रोल कर सकती हूँ। तो ऐसी मार्केट या फिर इसके अलावा और भी जो मार्केट्स होती हैं उनको हम अपने आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बट इस चैप्टर में हम लेकर चलेंगे कि जो हमारी मार्केट है उसकी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला कि हमारा जो प्राइस है वो फ्लेक्सिबल होगा, दूसरा जो हमारी मार्केट है वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव होगी।
हमारा फ्लेक्सिबल प्राइस मतलब हमने देखा है कि फ्लेक्सिबल प्राइस क्या होता है कि जो भी हमारे चेंजेस आएंगे उसकी वजह से हमारा प्राइस जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा और वो भी चेंज हो जाएगा। जैसे अगर हमारी सप्लाई में कोई चेंज आया या डिमांड में कोई चेंज आया या अदर फैक्टर में कोई चेंज आया तो हमारा प्राइस भी चेंज हो जाएगा मार्केट का। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव हमने देख लिया कि जो हमारे गुड्स हैं उसमें वो आइडेंटिकल होंगे और जो हमारे मार्केट का प्राइस है उसको सिंगल बायर और सेलर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं सब चीज़ों को समझकर 3 क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे कि कैसे हमारे बायर्स बिहेव करते हैं, कैसे हमारे सेलर्स बिहेव करते हैं और कैसे इन दोनों का बिहेवियर जॉइंटली डिटरमाइन करता है हमारे मार्केट के प्राइस को और हमारी क्वांटिटी ऑफ गुड को जो हमारी ट्रेड होगी। तो स्टार्ट करते हैं कि हमारे बायर्स कैसे बिहेव करते हैं, तो उसे हम आगे देखते हैं। तो अगर हम बात करें हाउ डू बायर्स बिहेव, तो बायर कैसे बिहेव करता है इसको समझने के लिए पहले जो हमने अज्यूम करा हुआ है कि जो हमारे बायर्स हैं वो प्राइस टेकर हैं, हम उस अजम्पशंस को होल्ड करके रखेंगे क्योंकि हमारी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में हमारे बायर्स और सेलर्स दोनों ही प्राइस टेकर होते हैं। जो मार्केट का प्राइस होता है वो उसे एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले अज्यूम किया हुआ है कि जो हमारे बायर्स हैं वो हमारे प्राइस टेकर हैं। अगर वो प्राइस टेकर हैं दैट मीन्स कि हमारी मार्केट का एक ही प्राइस है, या तो उस प्राइस पर वो लेंगे या फिर वो उस प्राइस पर नहीं लेंगे। वो ऐसे कोई बार्गेनिंग नहीं करेंगे कि मुझे भाई मार्केट प्राइस से कम प्राइस में दे दो। तो अगर हम बात करें बायर के बिहेवियर की तो उसमें हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप को किसके बीच में, कि हमारे गुड का प्राइस क्या है और उस प्राइस पर हमारा बायर कितना विलिंग है परचेज करने के लिए अमाउंट ऑफ गुड। अमाउंट ऑफ गुड का क्या मतलब होगा कि अगर लेट सपोज कि हमारा प्राइस 10 रुपये है तो उस पर वो 2 अमाउंट ऑफ गुड खरीदने के लिए तैयार है। लाइक सपोज कि ये हमारी 10 रुपये की एक चॉकलेट है तो उस पर मैं 2 अमाउंट ऑफ चॉकलेट खरीदने के लिए तैयार हूँ। अगर लेट सपोज कि मेरा प्राइस चॉकलेट का 12 रुपये है तो उसमें मैं 1 अमाउंट ऑफ चॉकलेट खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो प्राइस पर हमारा जो बायर है वो कितना विलिंग है परचेज करने के लिए अमाउंट ऑफ गुड। तो एट अ गिवन प्राइस जो भी हमारा अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक बायर परचेज करने के लिए तैयार है, विलिंग है, उसको हम बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। ये जो हमने अमाउंट ऑफ गुड्स हम परचेज करने के लिए तैयार है ये है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड हमारे गिवन प्राइजेस पर। अब यहाँ पे तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड क्लियर होगा। हमने देखा था क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है कि जो भी हमारा गिवन प्राइस है, लेट सपोज कि अगर हमारा 10 रुपये मार्केट प्राइस है, गिवन प्राइस है, तो उस गिवन प्राइस पर हम कितना अमाउंट ऑफ गुड परचेज करने के लिए विलिंग है। हम 2 अमाउंट ऑफ गुड अगर परचेज करने के लिए विलिंग है तो ये हमारी क्वांटिटी डिमांडेड हो गई। लेकिन बोल रहे हैं कि अगर हम बात करें कि अगर हमारा गिवन प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है, लाइक अगर 10 रुपये से हमारा प्राइस 12 हो जाता है या फिर 10 रुपये से हमारा प्राइस 8 हो जाता है, तो उस केस में हमारे बायर का क्या बिहेवियर होगा, उसमें हमारे बायर का क्या बिहेवियर होगा। तो लेट सपोज यहाँ पे एग्जांपल गिवन है कि अगर हमारे गैस का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो उस केस में क्या हम गैस को कम खरीदेंगे। तो इसमें भी हमें यहाँ पर एग्जांपल गिवन है कि अगर हमारे गैस का प्राइस इंक्रीज हो जाता है और हम एक स्टूडेंट है जो ऑफ कैंपस में रह रहे हैं और हम बाइक से स्कूल जा रहे हैं, तो उस केस में अगर हमारा प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो हम शिफ्ट कर जाएंगे अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर। फिर अगर हम बात करें कि अगर हमारा प्राइस और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो उस केस में हम हो सकता है कि अपने व्हीकल को ही बेच दें। यहाँ पे जो हमारा गज़लर गिवन है उसका यही मीनिंग होता है कि वो चीज़ जो हमारी काफ़ी ज़्यादा गैसोलीन को यूज़ करती है, लार्ज अमाउंट ऑफ गैसोलीन को यूज़ करती है, तो अगर हमारा प्राइस बढ़ जाएगा गैस का तो हो सकता है कि हम उस व्हीकल को बेच दें जो ज़्यादा गैसोलीन को यूज़ करती है। तो पहले अगर प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो हो सकता है हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करने लगे। अगर और भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया तो हम अपनी बाइक को यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, तो हो सकता है कि हम उसे बेच दें। फिर अगर हम बात करें उस स्टूडेंट की जो हमारा कैंपस में ही रहता है, तो उसको भी ये जो प्राइस इंक्रीज़ हुआ है गैस का वो उसको भी अफेक्ट करेगा। कैसे? उसको भी अपनी गैसोलीन की कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें स्प्रिंग ब्रेक की, तो हो सकता है कि पहले वो अपने स्प्रिंग ब्रेक में अपने घर जब जाती हो तो वो ड्राइव करके जाती हो, लेकिन अब जैसे हमारे गैसोलीन का प्राइस इंक्रीज़ हो गया तो अब वो हो सकता है कि ड्राइव करके ना जाए बट एक बस ले ले।
तो ऐसे हम देख सकते हैं कि प्राइस इंक्रीज़ होने से हमने कैसे अपनी कंजम्पशन को कम कर दिया गैस की। फिर अगर हम इस सेम एग्जांपल में क्लोई का बिहेवियर देखें कि जो हमारे गैसोलीन का प्राइस इंक्रीज़ हुआ है उससे हमारी जो क्लोई है वो कैसे अपनी परचेज कम कर रही है गैसोलीन की, तो उसे हम आगे देखते हैं। उससे पहले अगर हम बात करें बिहेवियर की, तो हो सकता है कि जो हमारी क्लोई है वो शॉर्ट टर्म में एकदम से एडजस्ट ना कर पाए अपने कंजम्पशन को, लेकिन इन लॉन्ग रन हो सकता है कि वो गैसोलीन की कंजम्पशन को यूज़ करना कम कर दे या फिर बिल्कुल ही बंद कर ले और लॉन्ग रन में वो अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर शिफ्ट हो जाए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए कि जो शॉर्ट रन है उसमें हम एकदम से एडजस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि शॉर्ट रन में हमें एक अनदर अल्टरनेटिव ढूंढने में, एक अनदर ऑप्शन ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। हो सकता है कि मेरे घर के आसपास पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इतने ना हो, तो शॉर्ट टर्म में पहला तो रीज़न ये है कि हमें अल्टरनेटिव ढूंढने में टाइम लगता है। दूसरा शॉर्ट रन में ये भी होता है कि हो सकता है कि अभी ही प्राइस इंक्रीज़ हुए हैं बट हमें उम्मीद है कि थोड़े दिन बाद नॉर्मल हो जाएंगे प्राइस, लेकिन फ्यूचर में फिर से इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो धीरे धीरे लॉन्ग रन में हम भी अपनी चीज़ों को एडजस्ट कर लेते हैं और स्विच हो जाते हैं। तो शॉर्ट रन में हो सकता है कि वो अपनी कंजम्पशन को एकदम से चेंज ना कर दे, बट इन लॉन्ग रन फॉर श्योर वो अपनी कंजम्पशन को कम कर देगी और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर शिफ्ट हो जाएगी। तो अगर हम क्लोई का बिहेवियर देखें प्राइस राइज होने पर हमारे गैस का, तो उसे हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमें डिमांड स्केड्यूल गिवन है क्लोई का, तो वो हमारा शो करता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के रिलेशनशिप को, बट टेबल की फॉर्म में। तो हम देख सकते हैं कि जब हमारा प्राइस $6 था तो उसमें हमारी जो क्वांटिटी, जो अमाउंट ऑफ गुड जो वो डिमांड कर रही थी वो थी 50। जैसे ही हमारा प्राइस कम हुआ तो उसने अपनी डिमांड को इंक्रीज़ कर दिया। फिर हमारा प्राइस और कम हुआ तो उसने अपनी डिमांड को और इंक्रीज़ कर दिया। फिर हमारा प्राइस और कम हुआ तो उसने अपनी डिमांड को और इंक्रीज़ कर दिया। फिर और कम हुआ तो उसने और इंक्रीज़ कर दिया। और हमारा जब प्राइस $1 हुआ गैस का तो उसने अपनी डिमांड को और इंक्रीज़ कर दिया। इस पूरे टेबल में जो हमारे प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है, ये डायरेक्टली प्राइस की वजह से हो रही है, मतलब कि और अदर फैक्टर्स जो हमारी क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज कि अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है तो ऑब्वियस सी बात है हम अपने गैस को और इजीली अफोर्ड कर पाएंगे। तो लेकिन यहाँ पर जितने भी हमारे अदर फैक्टर्स हैं उनकी वजह से कुछ भी नहीं हो रहा है। डायरेक्टली अगर हमारा प्राइस चेंज हो रहा है तो उससे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी चेंज हो रही है वो शो हो रही है। जितने भी हमारे अदर फैक्टर्स हैं वो हमारे यहाँ पर कांस्टेंट है, या फिर बोल सकते हैं कि वो हमारे यहाँ पर फिक्स्ड है। अदर फैक्टर्स में हमारी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड को अफेक्ट करे। हो सकता है कि अगर हमारी इनकम की बात करें तो इनकम अगर हमारी कम ज़्यादा होती है तो भी हमारी क्वांटिटी डिमांडेड पर इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम बात करें रेंट की तो हमारा रेंट भी इम्पैक्ट करता है। अगर हम बात करें अपने हाईवे के टोल की तो वो भी इम्पैक्ट करता है। तो जितने भी हमारे अदर फैक्टर्स हैं उनको हमने एज अ कांस्टेंट लिया हुआ है। ये सारी चीज़ें फिक्स है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे। तो जब हमारे प्राइस में चेंजेस आए, उस चेंज की वजह से जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है वो रिलेशन यहाँ पर शो किया गया है। दूसरी चीज़ अगर हम नोटिस करें तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा प्राइस कम होता जा रहा है वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ती जा रही है। अब इसका क्या रीज़न है कि देखो, जब हमारा प्राइस हाई था $5 था या $6 था, तो उस केस में जो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी उन पर तो हम व्हीकल को यूज़ कर रहे थे, लेकिन जिन चीज़ों को हम बचा सकते थे, जिन चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते थे, हो सकता है कि उस पॉइंट पर हम उन्हें अवॉइड कर रहे हो, क्योंकि हमें हाई प्राइस थोड़ी पे करना है, हम अपने पैसे बचा रहे थे। लेकिन जैसे ही हमारा प्राइस और कम होता चला गया तो हमने जो चीज़ें अवॉइड करी, जो इग्नोर कर दी उस टाइम पर, हो सकता है कि हम उन्हें ऐड ऑन करने लगे हो। लेट सपोज कि अगर हमारा प्राइस हाई था तो उस टाइम पर हम अपने कैंपस चले जाते थे, बाइक से बस कैंपस में यूज़ करते थे,
गैसोलीन को और वहीं से बाइक पर चले जाते थे। फिर जैसे ही हमारा प्राइस कम हुआ तो हो सकता है कि पहले हम सिर्फ कैंपस जाते थे और बाकी जगह पर हम बाय वॉक करके जाते थे। लेट्स सपोज़ कि हम अपनी शॉप पर बाय वॉक करके जाते थे, या फिर अगर हम बात करें वीकेंड पर हम कहीं पर घूमने नहीं जाते थे। यहाँ पर एक सेकेंड, हम किसी भी ट्रिप पर नहीं जाते थे, नो ट्रिप। हमारी शॉप पर भी हम पैदल जाते थे, किसी ट्रिप पर नहीं जाते थे। हम अपने फ्रेंड को भी पिक नहीं करते थे। फिर जैसे ही हमने देखा कि हमारा प्राइस कम हो गया, पहले हमारा प्राइस हाई था, फिर हमारा प्राइस कम हो गया, तो जो भी चीज़ों को हम पहले अवॉइड कर रहे थे पैसे बचाने के लिए, क्योंकि पहले हमारा प्राइस हाई था, उन चीज़ों को अब हम ऐड ऑन करने लगे। तो जैसे ही हमारा प्राइस कम होता चला गया, यहाँ पे जैसे ही हमारा प्राइस कम होता चला गया, हो सकता है कि अब हम शॉप पर भी, पास वाली शॉप पर भी हम बाइक लेकर चले जाएं, क्योंकि हमारा प्राइस इतना कम हो गया है तो हमें वो चीप ही तो पड़ रहा है, सस्ता पड़ रहा है हमें। हो सकता है कि अब हम जब कैंपस जा रहे हो तो हम अपने फ्रेंड्स को भी दूर से पिकअप करके अपने साथ कैंपस पे ले जा रहे हैं, हम वीकेंड्स पे भी बाइक पर घूमने जा रहे हैं या कार पे घूमने जा रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि जैसे हमारा प्राइस कम हो रहा है, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती जा रही है। यहाँ पे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जैसे जैसे नीचे जा रही है तो वो इंक्रीज ही हो रही है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम नोटिस कर रहे हैं कि हमारा प्राइस कम हो रहा है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है। उल्टा अगर हम इसे देखें तो अगर हम ऐसे जाएं, यहाँ पर अगर हम ऐसे जाएं कि अगर हमारा प्राइस 1 है, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, तो हम देख सकते हैं कि जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम होती जा रही है। उल्टा हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं, एक सेकेंड, उल्टा हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर हमारा प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हो रही है। हम देख सकते हैं कि इस पूरे रिलेशन में हमारा ये नेगेटिव रिलेशन है। नेगेटिव रिलेशन मतलब कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है, दूसरी चीज़ कम हो रही है तो एक चीज़ हमारी बढ़ रही है। हमारा ये नेगेटिव रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। अब अगर हम इस सेम चीज़ को, सेम रिलेशन को इसके कर्व पर ड्रॉ करें, तो अगर हम अपने वाई एक्सिस पर प्राइस को लेते हैं और अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को एक्स पर लेते हैं और इनके पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं कि 6 पर हमारी डिमांड ये थी, फिर 5 पर हमारी डिमांड ये थी, इन सब पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, तो हमारा जो कर्व है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो जो ये हमारे पॉइंट्स हैं, ये 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, ये 6 पॉइंट हमारे स्केड्यूल से आए हैं। इन सब पॉइंट को प्लॉट करने के बाद जब हम इन्हें ज्वाइन कर देते हैं तो आ जाता है हमारा डिमांड कर्व। हम अपने डिमांड स्केड्यूल से अपने डिमांड कर्व को ड्रॉ करते हैं। ये भी हमारा नेगेटिव रिलेशन को शो करता है। कैसे? क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग है। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें, इम्पॉर्टेंट चीज़ की, तो ये हमारा डिमांड स्केड्यूल था। इन 6 पॉइंट को हमने यहाँ पर प्लॉट कर दिया, बट हमने अपने डिमांड को ऐसे ज्वाइन क्यों करा? इसका क्या रीज़न था? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि ये तो देखो हमने एक पॉइंट की बात करी है। अगर हमारा प्राइस $6 है तो हमारी डिमांड 50 होगी। ये हमारे सारे नंबर्स जो ये हमारे स्केड्यूल में है, ये हमारी राउंड फिगर्स है। बट अगर हमारी राउंड फिगर नहीं भी होती है, तो अगर लेट सपोज मैं यहाँ पर कहीं पर भी बीच में पॉइंट ड्रॉ करूँ, तो मैं उस पर भी अपने प्राइस और डिमांड को देख सकती हूँ, क्योंकि इन रियल वर्ल्ड हमारा हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमारी राउंड फिगर्स ही होती हैं। कभी कभी हो सकता है कि हमारी जो चीज़ें हैं वो पॉइंट्स में भी हो, तो हम अपने पूरे डॉट्स को ज्वाइन कर कर बीच में किसी भी पॉइंट पर अपने प्राइस और डिमांड को देख सकते हैं। फिर अगर हम बात करें अपने डाउनवर्ड स्लोप की, अपने नेगेटिव रिलेशन की, तो अगर हम बात कर रहे हैं नेगेटिव रिलेशन की, तो ये हमारा सिर्फ क्लोई का केस नहीं है, सबके साथ सेम ही होता है। अगर हमारा प्राइस कम हो रहा है तो जनरली सभी लोगों की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो जो ये रिलेशन है ये हमारा यूनिवर्सल है, सबके साथ ऐसा होगा, क्लोई के साथ नहीं होगा, सिर्फ सबके साथ ही ऐसा होगा। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हमारा स्टेट करता है कि जब भी हमारा प्राइस कम होता है तो उसके रिस्पॉन्ड में हमारी जो क्वांटिटी है डिमांड की वो इंक्रीज हो जाती है, कीपिंग द अदर फैक्टर कांस्टेंट। जो भी हमारे अदर फैक्टर्स हमारी क्वांटिटी को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकते हैं वो हमने कांस्टेंट लिए हुए हैं।
तो यहाँ पर जब हमारे सिर्फ प्राइस के कम होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है, वो सभी के साथ होती है और उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड, यूनिवर्सल है, सबके साथ सेम ही होगा। नाउ वन मोर थिंग कि जो ये हमारा डिमांड कर्व है ये हमारी विलिंगनेस टू पे को भी शो करता है। इसका क्या मतलब हुआ, तो इसे हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। तो जो हमारा क्लोई का डिमांड कर्व था, जो हमने ऑलरेडी अभी पीछे देखा, उससे हम उसकी विलिंगनेस टू पे को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर वो एक और एडिशनल गैलोन ऑफ गैसोलीन को परचेज करती है तो उसकी विलिंगनेस टू पे क्या होगी, मतलब कि वो उसके लिए कितना पे करने के लिए तैयार होगी। 1 एक्स्ट्रा गैलोन ऑफ गैसोलीन को हम बोल सकते हैं मार्जिनल गैलोन। तो जो हमारी डिमांड कर्व की हाइट है वो हमारी गिवन क्वांटिटी की विलिंगनेस टू पे को शो करती है कि अगर हम एक मार्जिनल यूनिट ऑफ गुड को परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए हम कितना एक्स्ट्रा पे करने के लिए तैयार है। इसको अगर हम अदर वर्ड्स में देखें, जो हमारी हाइट ऑफ डिमांड कर्व है वो हमारी वैल्यू को शो करती है कि हमारी जो क्लोई है वो लास्ट गैलन ऑफ गैसोलीन के लिए कितना विलिंग थी पे करने के लिए। अगर हम इसको एग्जांपल के बेस पर समझें तो लेट सपोज अगर हम $4 की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारी जो परचेज थी वो 150 गैलन ऑफ गैसोलीन थी। लेकिन अगर हम बात करें विलिंगनेस टू पे की तो उसको हम कैसे देख सकते हैं कि अगर हम एक एडिशनल यूनिट की बात कर रहे हैं तो इससे पहले वाला यूनिट हमारा 149 गैलन ऑफ गैसोलीन था, तो वो तो हमारे पास ऑलरेडी था। 149 में जब हमने एक एडिशनल और करा लाइक 150 जब करा तो उसमें हमारी विलिंगनेस टू पे क्या थी, $4 थी। विलिंगनेस टू पे क्या होता है, जो हाईएस्ट प्राइस एक बायर विलिंग है पे करने के लिए एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड की, लाइक अगर मैं ये एक एक्स्ट्रा एक और खरीद रही हूँ, ले रही हूँ, तो उसके लिए मैं कितना विलिंग हूँ पे करने के लिए हाईएस्ट अमाउंट। तो अगर मैं इसको ग्राफ के बेस पर समझाऊँ तो ये हमारा ग्राफ था। यहाँ पर अगर हम $4 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये हो गया, ये प्राइस है, इस पर मैं क्वांटिटी 150 परचेज कर रही हूँ। तो अगर मैं 149 गैलन ऑफ गैसोलीन को ऑलरेडी ले चुकी हूँ और अगर मैं एक सेकेंड, ये 149 है, 149 गैलन ऑफ गैसोलीन को मैं परचेज कर चुकी हूँ, तो उसके बाद जब मैं एक और एडिशनल गैलन ऑफ गैसोलीन को परचेज कर रही हूँ तो उसके लिए मैं मैक्सिमम अमाउंट जो पे करने के लिए तैयार हूँ वो है मेरा $4। सिमिलरली अगर हम इसे दूसरे प्राइस में देखें तो लेट सपोज कि अगर मैं $3 पे देख रही हूँ तो उसमें जो मेरा क्वांटिटी है वो ये है। अगर मैं इससे एक यूनिट पहले का लेती हूँ तो वो हो जाएगा मेरा 199। इस 199 में अगर मैं एक और एडिशनल गैलन ऑफ गैसोलीन को परचेज करती हूँ तो उसमें मेरी विलिंगनेस टू पे क्या है, मैं मैक्सिमम अमाउंट इस एडिशनल यूनिट को खरीदने के लिए कितना पे करने के लिए तैयार हूँ, वो है मेरा $3। अब इस पूरी चीज़ से हम एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ को देख सकते हैं। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो देख सकते हैं कि जब हमारे पास 149 ऑलरेडी यूनिट थे, उसके बाद जब मैं एक और एडिशनल लेने का सोच रही थी तो उसके लिए मैं मैक्सिमम कितना पे करने के लिए तैयार थी, $4। फिर जब मैंने और लाइक परचेज़ करा, फिर जब मेरे पास 199 यूनिट्स ऑलरेडी हो गए, उसके बाद जब मैं एक और एडिशनल यूनिट्स परचेज करने का सोच रही हूँ, लेने का सोच रही हूँ, तो उसके लिए मैं एक्स्ट्रा कितना पे करने के लिए तैयार हूँ, एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए कितना पे करने के लिए तैयार हूँ, वो है मेरा $3। इससे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा हमारे पास यूनिट होंगे, क्योंकि इसमें तो यूनिट कम है, अगर हम इस वाले पॉइंट को लेते हैं तो यहाँ पर मेरे पास 49 यूनिट्स हैं, उसके बाद एक एडिशनल यूनिट मैं 1 करूँगी तो मेरा 50 हो जाएगा, जिसके लिए मैं पे करने के लिए तैयार हूँ मेरे $6। तो हम देख सकते हैं कि जितने कम यूनिट थे उसके बाद जब मैंने एक एडिशनल करा तो मैं उसके लिए हाई प्राइस पे करने के लिए तैयार हूँ। फिर उसके बाद जब मैंने ये वाला प्राइस लिया, ये मेरे पास यूनिट ऑलरेडी थे, उसके बाद जब मैं एक और एक्स्ट्रा ले रही थी तो जो मेरा प्राइस मैं पे करने के लिए तैयार हूँ वो
कम हो गया। फिर जब मेरे पास ऑलरेडी 199 हो गए यूनिट्स, जब उसके बाद मैं एक और एडिशनल लेने के लिए सोच रही हूँ तो उसके लिए जो मैं पे करने के लिए तैयार हूँ वो प्राइस हमारा और कम हो गया। ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा हमारे पास क्वांटिटी ऑलरेडी है उतना ही एक एडिशनल उसमें ऐड करने के लिए हम कम पे करने के लिए तैयार है। यहाँ पर हम नेगेटिव रिलेशन को देख रहे हैं। किसका नेगेटिव रिलेशन? कि जितने ज़्यादा मेरे पास ऑलरेडी यूनिट्स होंगे उतना ही कम मैं एडिशनल यूनिट के लिए पे करने के लिए तैयार होंगी। अब इसका रीज़न क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है कि जितने ज़्यादा मेरे पास यूनिट है तो उसमें एक एडिशनल ऐड करने के लिए जो मेरी विलिंगनेस टू पे है वो कम होती जा रही है। रीज़न क्या है इसके पीछे? तो इसका रीज़न है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल बेनिफिट। ये भी हमने ऑलरेडी अपनी स्कूल लेवल पर पढ़ा हुआ है। इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ एक सेकेंड, तो अगर हम बात कर रहे हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल बेनिफिट की तो उसका मतलब होता है कि जितना हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, जितना हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारी विलिंगनेस टू पे कम हो जाएगी। किसके लिए? हमारे एडिशनल यूनिट के लिए। अब इसका रीज़न क्या है? क्यों अगर हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं या फिर अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग यूनिट ज़्यादा हैं तो हमारी विलिंगनेस टू पे एक एडिशनल यूनिट के लिए कम क्यों होती जा रही है? अगर हम बात करें विलिंगनेस टू पे की तो विलिंगनेस टू पे शो करता है कि हम एक गुड के लिए हाईएस्ट अमाउंट क्या पे कर रहे हैं। हाईएस्ट अमाउंट जो हम पे कर रहे हैं एक गुड के लिए वो होती है हमारी विलिंगनेस टू पे, वो कम होती जा रही है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे या फिर अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग यूनिट ज़्यादा होंगे तो हमारा जो लेवल ऑफ बेनिफिट है वो कम होता चला जाता है। तो हम अपने पे करने के लिए भी कम करते रहते हैं, हम उसके लिए उतना पे नहीं करते जितना हम पहले पे करने के लिए तैयार होते हैं। तो अगर हम इसे एग्जाम्पल के बेस पर समझें तो लेट सपोज कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी क्वांटिटी लेती हूँ गुड की, लेट सपोज कि यहाँ पर मैंने ले लिया गुड एग्स और यहाँ पर अगर मैं इसके ले लेती हूँ टोटल बेनिफिट। तो अगर मैं किसी भी गुड एग्स को कंज्यूम करती हूँ, लेट सपोज कि अगर मैंने उसका एक यूनिट कंज्यूम करा तो मुझे उससे टोटल बेनिफिट हुआ लेट सपोज 300। फिर उसके बाद मैंने उसे फिर से कंज्यूम करा तो मेरा टोटल बेनिफिट फिर से हुआ मेरा 540। फिर मैंने जब उसका एक और यूनिट कंज्यूम करा तो मुझे उससे टोटल बेनिफिट हुआ 670। फिर मैंने एक और यूनिट जब उसका कंज्यूम करा तो उससे मुझे बेनिफिट हुआ 780। मैं देख सकती हूँ कि जैसे जैसे मैं कंज्यूम करती जा रही हूँ तो मेरा टोटल बेनिफिट जो मुझे फ़ायदा है वो ओवरऑल तो इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ मार्जिनल बेनिफिट की तो अगर मैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट पर जाती हूँ तो मेरे को मार्जिनल बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट कितना हुआ? टोटल बेनिफिट तो इतना हुआ, लेकिन जब मैं 1 से 2 यूनिट पर गई तो मुझे ज़्यादा और एडिशनल बेनिफिट कितना हुआ? वो हो गया मेरा 240। फिर जब मैं 2 से 3 पर गई तो मेरा एडिशनल बेनिफिट कितना हुआ? मुझे एडिशनल फ़ायदा कितना हुआ? 130। फिर उसके बाद जब मैं 3 से 4 पर गई तो मेरा एक्स्ट्रा बेनिफिट, एडिशनल बेनिफिट कितना हुआ? 110। मैं देख सकती हूँ कि जो मुझे एडिशनल फ़ायदा हो रहा है वो तो कम ही होता जा रहा है जैसे जैसे मेरी क्वांटिटी इंक्रीज़ होती जा रही है। तो जब भी ऐसा होता है, जब भी हमारे मार्जिनल बेनिफिट कम होने लगते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उस गुड के लिए विलिंग नहीं होते उतना पे करने के लिए जितना हम स्टार्टिंग में होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा बेनिफिट ज़्यादा होता है फिर वो कम होने लगता है तो हमारी जो विलिंगनेस टू पे है वो भी कम होने लगती है हमारे एडिशनल यूनिट के लिए। सेम हमारी सारी थ्योरी की जो बात मैंने अभी एक्सप्लेन करी है वो हमारी इन वर्ड्स यहाँ पर लिखी हुई है तो इसे हम रीड कर सकते हैं। अब अगर मैं इसके आगे मूव करूँ तो आता है हमारा इंडिविजुअल डिमांड एंड एग्रीगेट डिमांड कर्व।
तो जैसे अभी हमने पीछे क्लोई का एग्जाम्पल देखा था, हमने देखा था कि क्लोई कैसे बिहेव करती है अगर हमारे गैसोलीन के प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। तो हमने क्लोई का डिमांड स्केड्यूल और उसका डिमांड कर्व देखा, लेकिन हमारी पूरी मार्केट में एक सिंगल बायर तो है नहीं, क्लोई इकलौती तो है नहीं जो गैसोलीन को परचेज कर रही है। हमारे नंबर ऑफ बायर्स हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं हमारी मार्केट में। तो अगर हम मार्केट की डिमांड की बात कर रहे हैं, हमारे टोटल डिमांड कर्व की बात कर रहे हैं, तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं एग्रीगेशन से। तो जब भी हम इंडिविजुअल के बिहेवियर को ऐड कर देते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एग्रीगेशन। और जब भी हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व को ऐड कर देते हैं तो हमारा आ जाता है एग्रीगेट डिमांड कर्व, हमारी पूरी मार्केट का डिमांड कर्व, टोटल डिमांड कर्व। अब जैसे हमने क्लोई के एग्जाम्पल में देखा, उसका बिहेवियर क्या था, यहाँ पे हम टोटल बिहेवियर ही तो देखेंगे हर इंडिविजुअल का एग्रीगेशन के लिए। तो क्लोई का बिहेवियर क्या था कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हुआ उसने अपनी कंजम्पशन को कम कर दिया, या फिर हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे प्राइस कम हुआ तो उसने अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया। उसने क्या करा, जैसे जैसे प्राइस कम हुआ तो उसने अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को इंक्रीज कर दिया था। ये था हमारा क्लोई का बिहेवियर। ये हमारा शो करता है नेगेटिव रिलेशन। बट हमने देखा था कि लॉ ऑफ डिमांड हमारा सब पर एप्लीकेबल है, सबके साथ सेम ही होगा। सब जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगा तो सबकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज होगी। सिर्फ क्लोई इकलौती ऐसी नहीं थी जो ऐसा करेगी, सबका बिहेवियर सेम ही होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि सबकी डिमांड भी सेम होगी, हो सकता है कि एक बंदा हर प्राइस पर अलग डिमांड करे। मेरी डिमांड वन प्राइस पर कुछ और हो, आपकी कुछ और हो, तो लोगों की डिमांड जो है वो ज़्यादा कम हो सकती है एक प्राइस पर, बट उनका बिहेवियर जो है वो सेम रहेगा। मतलब कि प्राइस कम होने पे वो अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे ही करेंगे, बट कितनी कम ज़्यादा करते हैं वो डिफ़र कर सकता है पर्सन टू पर्सन। तो अगर हम बात करें इंडिविजुअल डिमांड की, तो इंडिविजुअल डिमांड के स्केड्यूल को देखें तो यहाँ पे हमें अगेन 2 पर्सन दिए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पर उनकी डिमांड दी हुई है कि वो कितनी डिमांड करेंगे। यहाँ पे एक पर्सन की दी हुई है, यहाँ पे दूसरे पर्सन की दी हुई है। हम देख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट पर्सन है वो 5 रुपीज़ पर 100 की डिमांड कर रहा है, दूसरा पर्सन हमारा 200 की डिमांड कर रहा है। सेम प्राइस पर दोनों अलग अलग डिमांड कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमारा प्राइस कम होता है तो हमारी जो क्वांटिटी है वो दोनों की इंक्रीज ही हो रही है। तो लोगों की डिमांड की जो क्वांटिटी है वो डिफ़र कर सकती है, बट जो हमारा यूनिवर्सल, जो हमारा फंडामेंटल लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड नेगेटिव रिलेशन, वो दोनों का सेम है कि प्राइस कम हुआ तो दोनों ही अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। नाउ अब अगर हम बात करें टोटल डिमांड की, तो ये तो हो गई हमारी इंडिविजुअल की डिमांड। टोटल की डिमांड क्या होगी, तो हमारी इंडिविजुअल की डिमांड क्या थी, ये हमारी 5 रुपीज़ पर 100 डिमांड कर रहा था, दूसरा हमारे $5 पे 200 डिमांड कर रहा था। टोटल क्या हो जाएगी कि हम इन दोनों की डिमांड को ऐड कर देंगे तो टोटल हो गई हमारी 300। ऐसे ही सिमिलरली जब हमने $4 का देख रहे हैं तो $4 पे ये हमारी 200 डिमांड कर रहा है, ये हमारी $4 पर 400 डिमांड कर रहा है। तो 200 प्लस 400 हमारी टोटल डिमांड कितनी हो जाएगी मार्केट की, 600। तो ऐसे सारी डिमांड को ऐड कर कर हम अपनी टोटल डिमांड को डिफरेंट प्राइजेस पर देख सकते हैं कि हमारी टोटल मार्केट की डिमांड क्या है। ये हमारी इंडिविजुअल डिमांड थी, अब हमारी ये देख सकते हैं कि हम टोटल डिमांड, एक सेकेंड मैं इन्हें इरेज कर देती हूँ। तो ये हमारी इंडिविजुअल डिमांड थी इनकी, और अगर हम इनको ऐड कर दें तो ये हमारी टोटल डिमांड आ जाएगी डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पर। जब हमारी टोटल डिमांड आ जाती है तो इस टोटल डिमांड का अगर हम स्केड्यूल बनाते हैं और इंडिविजुअल का बनाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि उनकी क्वांटिटी जो है वो भी ज़्यादा होगी। तो हमने पहले का बनाया डिमांड कर्व, वो ये आ गया। फिर उसके बाद हमने दूसरे के पॉइंट्स प्लॉट करे तो वो ये सब आ गए। फिर उसके बाद जब हमने दोनों को ऐड कर कर लास्ट में अपने टोटल डिमांड स्केड्यूल के पॉइंट ऐड करे तो वो हमारी ये पॉइंट्स आ गए। हम इस पूरे ग्राफ से तीनों की क्वांटिटी डिमांडेड को देख सकते हैं, इन दोनों की इंडिविजुअल डिमांड को भी और हमारी पूरी मार्केट की क्वांटिटी डिमांड को भी। तो अगर हम प्राइस 4 पर देखें तो हमारी $4 पर फर्स्ट पर्सन की जो डिमांड है क्वांटिटी वो 200 है,
यहाँ पे भी हमारी 200 है। सेकंड पर्सन की बात करें तो वो हमारी 400 है, यहाँ पे भी 400 है। पूरे मार्केट की डिमांड की बात करें तो वो हमारी 600 है और यहाँ पे भी हमारी 600 है, प्लस हमारी इन दोनों को ऐड कर भी आएगी 600। तो अगर हम बात करते हैं एक डिमांड स्केड्यूल की और उसको अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये होता है हमारा इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड कर्व। लेकिन अगर हम बात करते हैं पूरे मार्केट के डिमांड की तो उस केस में हम सारे इंडिविजुअल की डिमांड को ऐड कर देते हैं कि वो कितनी क्वांटिटी डिमांडेड कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर। उन सब को ऐड करके हमारी टोटल मार्केट की डिमांड आती है और उसको अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो भी हमारी सेम लीनियर डिमांड कर्व होती है। अब जो ये हमारी स्ट्रेट लाइन आई है, ये तीनों में स्ट्रेट लाइन है डिमांड कर्व, ये आई है यहाँ पर, लेकिन इन रियल वर्ल्ड जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो मोस्टली परफेक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। तो अगर हम बात करें इन रियल वर्ल्ड हमारे मार्केट के डिमांड के कर्व की जो परफेक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं है तो उसे हम आगे देखते हैं। यहाँ पर हमें जो डेटा गिवन है वो मार्केट फॉर ऑयल ही गिवन है और वो जो डेटा की ड्यूरेशन है लाइक कौन से पीरियड का है वो, तो वो 2011 से लेकर 13 तक का है। तो 2011 टू 13 जो हमारे मार्केट का प्राइस था ऑयल के लिए वो था $100 और उस पर वर्ल्ड वाइड हमारी डिमांड कितनी थी 35 बिलियन बैरल पर ईयर। एक साल में हमारी 35 बिलियन डिमांड थी। बैरल्स यहाँ पर हमारा यूनिट की तरह यूज हुआ है, कॉमन यूनिट हमने लिया हुआ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये, और यहाँ पर जो हमें डायग्राम में डिमांड कर्व शो किया हुआ है वो हमारा कुछ इस तरीके से है, क्योंकि इन रियल वर्ल्ड जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो परफेक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं होता, तो उसे हमने इस तरीके से शो कर दिया। तो अगर हम एक बार मार्केट डिमांड कर्व की डेफिनेशन को देखें तो वो क्या होता है, जब हम इंडिविजुअल बायर्स की जितने भी हमारे इंडिविजुअल बायर्स हैं उनके डिमांड कर्व को सम कर देते हैं, ऐड कर देते हैं और उसको प्लॉट कर देते हैं हमारे ग्राफ पर, तो वो होता है हमारा मार्केट डिमांड कर्व। और जो हमने ग्राफ पर प्लॉट करा है वो क्या शो करता है, वो हमारा रिलेशनशिप शो करता है हमारे मार्केट के प्राइस का और हमारी मार्केट की टोटल क्वांटिटी का, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर एज कांस्टेंट। जितने भी हमारे अदर फैक्टर्स जो हमारी क्वांटिटी को अफेक्ट करेंगे वो सब हमने कांस्टेंट ले लिए। अब ये तो हो गई हमारी प्राइस की बात, हमने प्राइस का रिलेशन देखा हमारी क्वांटिटी के साथ कि प्राइस कम होता है तो हमारी क्वांटिटी बढ़ जाती है, फिर प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो हमारी क्वांटिटी कम हो जाती है। ये हमारी प्राइस का रिलेशन था। लेकिन हम जो बोल रहे हैं यहाँ पर कि हमारे अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है, वो जो हमारी क्वांटिटी को अफेक्ट करते हैं, प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर्स हमारी क्वांटिटी को अफेक्ट करते हैं, तो वो कौन से अदर फैक्टर्स हैं, तो उनको हम आगे देखते हैं कि कौन से हमारे अदर फैक्टर्स हैं जो हमारी क्वांटिटी को अफेक्ट करते हैं और किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, उससे हमारे कर्व पर क्या चेंजेस आते हैं, तो उनको हम आगे समझते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट फैक्टर है वो है चेंजिंग टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। हमारे टेस्ट और प्रेफरेंसेस जब भी चेंज होते हैं तो हमारी डिमांड भी चेंज हो जाती है अदर देन प्राइस। तो अगर हम बात करें टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की, ये हमारी डिपेंड करती है हमारे लाइक पर कि हम किसी चीज़ को कितना पसंद करते हैं, किसी चीज़ को कितना इंजॉय कर रहे हैं और किसी चीज़ को कितनी वैल्यू करते हैं। जब भी हमारी ये तीन चीज़ें चेंज होती हैं तो हमारी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी चेंज हो जाती है। अगर हम इसे एग्जाम्पल के बेस पर समझें तो हमारा जो प्राइस है ऑयल का, जो हमारा प्राइस है ऑयल का वो तो फिक्स है, क्योंकि प्राइस में इस बार चेंज नहीं आ रहे। जैसे हमने प्राइस में पढ़ा था तो प्राइस में हमने प्राइस को चेंज करा था और अदर फैक्टर हमने कांस्टेंट लिए थे। तो जब हम अदर फैक्टर पढ़ रहे हैं तो इस बार हमारा प्राइस फिक्स्ड है, वो कांस्टेंट है। तो अगर हम बात करें अदर फैक्टर्स की, जितने भी आगे पढ़ेंगे, तो उसमें जो हमारा गुड का प्राइस होगा, अगर हम गैसोलीन की बात करें तो जो गैसोलीन का प्राइस होगा वो फिक्स्ड होगा। तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमें गिवन है कि अगर हम ग्लोबल वार्मिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है और हम देख रहे हैं कि उसके लिए हमारी एथिकल ड्यूटी बनती है कि हम फॉसिल फ्यूल्स को कम यूज़ करें, तो हो सकता है कि हम अपनी डिमांड को कम कर दें ऑयल प्रोडक्ट्स की।
तो हम देख सकते हैं कि कैसे हमने टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के हिसाब से अपनी डिमांड को कम कर दिया। हमने जो ऑयल प्रोडक्ट की डिमांड कम करी है, हमारा प्राइस में कोई चेंज नहीं आया ऑयल प्रोडक्ट के, बट अदर फैक्टर्स की वजह से जो हमने डिमांड कम करी है उसकी वजह से जो हमारा डिमांड कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व है। जब हमने डिमांड कम करी तो जो हमारा देखो प्राइस है मार्केट का वो तो फिक्स है, हमने डिमांड कम करी अदर फैक्टर्स की वजह से, तो जो हमारा डिमांड कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्यों होगा? क्योंकि अगर वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है तो मार्केट प्राइस पे जो हमारा न्यू डिमांड कर्व टच कर रहा है, हम देख सकते हैं कि हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है, पहले तो हमारी यहाँ पर थी, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो भी कम हो गई। तो यहाँ पर वही सेम बात गिवन है कि अगर हम अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को कम करते हैं अदर फैक्टर्स की वजह से गिवन प्राइस पर, तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर बहुत सारे लोग सेम एक्सपीरियंस को फील कर रहे हैं कि उन्हें इन्वायरमेंटल की चिंता और हमारी बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो हो सकता है कि वो ऑयल प्रोडक्ट्स को यूज़ ना करें और वो कोई अल्टरनेटिव को देखें। हो सकता है कि वो ड्राइव करने लगे बाय हाइब्रिड, या फिर हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि लोग जो हैं वो शिफ्ट हो गए इलेक्ट्रॉनिक कार्स पर, क्योंकि अब तो वो भी आती है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है जब हम अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को कम कर देते हैं अदर फैक्टर्स की वजह से, हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की वजह से, तो जो हमारा डिमांड कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है और हमारा प्राइस देख सकते हैं कि वो तो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, स्टिल हमारी जो क्वांटिटी है वो कम हो गई। अब अगर हम बात करें राइटवर्ड शिफ्ट की, तो यहाँ पे उसके लिए भी एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल गिवन है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे गिवन है कि लेट सपोज कि अगर हम किसी ऐसे पर्सन को डेट करने लगे जो हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर रहता है, तो उस केस में तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। हो सकता है कि उसमें तुम खुद से ड्राइव करके जाओ, तो उस केस में तुम्हें अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। उसकी वजह से जो तुम्हारा डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, बट अदर फैक्टर्स की वजह से, हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की वजह से हमारी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हुई, तो हमने अपनी करंट डिमांड को राइटवर्ड शिफ्ट करा और यहाँ पर ये जो टच हो रही है हमारे प्राइस से, ये हमारी न्यू क्वांटिटी डिमांडेड आ गई। हमारी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हो गई पहले से। तो अगर हम बात करें हमारे अदर फैक्टर्स की, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? ये हमारी करंट डिमांड कर्व थी, तो जब भी अदर फैक्टर्स की वजह से चेंजेस आते हैं तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट होता है। ये यहाँ पर शिफ्ट हुआ, ये या फिर यहाँ पर शिफ्ट हुआ, हमारा जो डिमांड कर्व है वो लेफ्टवर्ड या फिर वो हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है जब हमारे अदर फैक्टर्स में चेंजेस आते हैं। लेकिन अगर जब हमारे प्राइस में चेंजेस आते हैं तो जो हमारा डिमांड कर्व है वो लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड शिफ्ट नहीं होता, उसमें हमारी मूवमेंट होती है। सेम डिमांड कर्व में मूवमेंट होती है। इसका क्या मतलब हुआ, इसको मैं आगे समझाती हूँ। तो हमने ऑलरेडी अभी देखा कि लेट सपोज कि अगर ये हमारा ग्राफ है, ये हमारी डिमांड कर्व है, ये हमारा फिक्स प्राइस है, तो अगर हमारे अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड में चेंजेस आते हैं, अगर हमारी डिमांड कम होती है तो ये हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है ऐसे, अगर हमारी डिमांड इंक्रीज होती है तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है ऐसे। लेकिन और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो प्राइस है वो फिक्स है, लेकिन ये बात हो गई हमारी अदर फैक्टर्स की वजह से। अदर फैक्टर्स में हमारा शिफ्ट होता है राइटवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड। फिर अगर हम बात करें हमारे खुद के प्राइस में चेंज होने की वजह से, ये तो अदर फैक्टर हो गया, तो हम अगर बात करें खुद के प्राइस के चेंज होने की वजह से, तो लेट सपोज कि ये हमारा ग्राफ हो गया, ये हमारा कर्व हो गया। इस डिमांड कर्व पर ये हमारी प्राइस था और ये हमारी क्वांटिटी थी। ओके, यहाँ पे मैंने ले लिया प्राइस, यहाँ पे मैंने ले लिया क्वांटिटी। अच्छा, अगर इसमें बात करें तो यहाँ पर हमारी ये क्वांटिटी थी, ये हमारा प्राइस था, यहाँ पर हमारा जो प्राइस है वो फिक्स था, यहाँ पे मैं लेती हूँ फिक्स्ड प्राइस। इसमें जो हमारी क्वांटिटी है वो सेम फिक्स प्राइस पर चेंज हो गई, इंक्रीज हो गई थी और हमारी डिक्रीज भी हो गई थी। यहाँ पर ये ऐसे ऐसे हो गई थी। यहाँ पर अगर हम बात करें जहाँ पे हमारी मूवमेंट होगी, एक सेकेंड,
यहाँ पर हमारे खुद के प्राइस की वजह से चेंजेस आएंगे। जब हमारे ओन प्राइस की वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगी तो उसमें हमारी होती है मूवमेंट along the same demand curve। और वो मूवमेंट कैसी होती है हमारी, अपवर्ड और डाउनवर्ड। यहाँ पे जो हमारे अदर फैक्टर्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, वो हमारे फिक्स्ड होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। नाउ अब अगर हम इसे ग्राफिकली समझें तो यहाँ पर हमारे अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है, यहाँ पे हमारे जो चेंजेस आ रहे हैं वो खुद के प्राइस में चेंज होने की वजह से आ रहे हैं। तो खुद का प्राइस अगर हम चेंज करें तो यहाँ पर ये हमारा करंट प्राइस है। अगर हम इस प्राइस को चेंज कर देते हैं, लेट सपोज कि अगर मैं अपने प्राइस को इंक्रीज कर देती हूँ, ये P1 चला गया, ऊपर चला गया, इंक्रीज हो गया। यहाँ पे प्राइस को चेंज होने की वजह से जैसे हमारा प्राइस इंक्रीज हुआ, हम देख सकते हैं कि हमारी क्वांटिटी जो है वो कम हो गई। सिमिलरली अगर हम बात करें हमारे प्राइस को कम करने की, यहाँ पर अगर मैं अपने प्राइस को कम करती हूँ, P से P2 कर दिया, इस प्राइस पर हम देख सकते हैं कि जो हमारी क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो गई। यहाँ पर हमारा नेगेटिव रिलेशन शो होता है। हमारा प्राइस इंक्रीज हुआ तो हमारी क्वांटिटी कम हो गई, हमारा प्राइस कम हुआ तो हमारी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। अगर हम बात करें मूवमेंट की, तो जैसे ही हमारा प्राइस इंक्रीज हुआ हम देख सकते हैं कि जो हमारी मूवमेंट है वो ऐसे हो गई, ए पर अपवर्ड मूवमेंट हो गई यहाँ पर। और जैसे ही हमारा प्राइस कम हुआ तो हम देख सकते हैं कि हमारी मूवमेंट हो गई एस से बी तक, हमारी डाउनवर्ड मूवमेंट हो गई। सेम डिमांड कर्व पर हमारी, ये हमारा सेम डिमांड कर्व था, शिफ्ट तो हुआ नहीं, तो सेम डिमांड कर्व पर हमारी अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट हो गई। यहाँ पर हमारी डाउनवर्ड मूवमेंट हो गई और यहाँ पर हमारी अपवर्ड मूवमेंट हो गई। एक सेकेंड, ये हमारा ए और बी पॉइंट हो गया। हमारा ये सेम डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व तो शिफ्ट नहीं हुआ। इस सेम डिमांड कर्व पर जब हमारा प्राइस इंक्रीज हुआ तो अपवर्ड मूवमेंट हो गई और जब हमारा प्राइस कम हुआ तो डाउनवर्ड मूवमेंट हो गई। तो हम देख सकते हैं कि जब हमारे खुद के प्राइस में चेंज आता है तो हमारी मूवमेंट सेम डिमांड कर्व पर होती है, अपवर्ड डाउनवर्ड। लेकिन हमारे अदर फैक्टर्स में चेंजेस आते हैं तब हमारा जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट होता है राइटवर्ड लेफ्टवर्ड। अब अगर हम बात करें अपने बाकी अदर फैक्टर्स की, हमने एक तो देख लिया पीछे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, बाकी अगर हम अदर फैक्टर्स देखें तो उन्हें हम आगे देखते हैं। तो हमारा जो सेकंड अदर फैक्टर है वो है हमारा चेंजिंग इनकम एंड चेंजिंग वेल्थ। जब भी हमारी इनकम में चेंजेस आते हैं तो भी हमारी डिमांड जो है वो चेंज हो जाती है। यहाँ पर हमारे दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमारे नॉर्मल गुड का प्लस हमारा इन्फीरियर गुड। अगर हम बात करें नॉर्मल गुड की, तो नॉर्मल गुड के साथ हमारी इनकम का जो है पॉजिटिव रिलेशन है। मतलब कि अगर हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हम अपने नॉर्मल गुड की कंजम्पशन को या फिर नॉर्मल गुड की डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं। सिमिलरली जब हमारी इनकम कम होती है तो हम अपने नॉर्मल गुड की डिमांड को भी कम कर देते हैं। अगर हम बात करें इन्फीरियर गुड की तो उसका नेगेटिव रिलेशन होता है हमारी इनकम के साथ। तो मतलब कि अगर हमारी इनकम कम होती है तो हमारी इन्फीरियर गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, अगर हमारी इनकम ज़्यादा होती है तो हमारी इन्फीरियर गुड की डिमांड कम हो जाती है। अगर हम इसको एग्जाम्पल के बेस पर समझें तो नॉर्मल गुड का हमें यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है कि लेट सपोज कि तुम्हारी फर्स्ट फुल टाइम जॉब लग गई और तुम्हारी एनुअल सैलरी है $40,000। तो जो ये हमारी इनकम इंक्रीज हुई है, हो सकता है कि हम इससे एक न्यू कार परचेज कर लें और गैस परचेज कर लें बाहर जाने के लिए। फिर अगर हम बात करें वेकेशन की, तो पहले जब हमें इतनी सैलरी नहीं मिलती थी एनुअली तो हम अपने पेरेंट्स के घर विजिट करने जाते थे वेकेशन पर बस से। हो सकता है कि हमारी जैसे ही इनकम इंक्रीज हुई तो इस बार हम वेकेशन पर हवाई जाएं घूमने फ्लाई करके।
तो हमारी जो विलिंगनेस टू पे है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बढ़ती ही जा रही है फ्यूल को लेने से। हमने देखा कि जो हमने न्यू कार खरीदी है और उसके लिए ऑब्वियस सी बात है कि हमें गैस तो चाहिए ही। तो हम देख सकते हैं कि इनकम के इंक्रीज़ होने की वजह से हमारी जो फ्यूल की डिमांड है वो इंक्रीज़ हो रही है, ऑल्दो जो हमारा फ्यूल का प्राइस है वो फिक्स्ड है। तो अगर हमारी डिमांड इंक्रीज़ होती है तो हमारा जो कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है और हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज शो होती है। यहाँ पर हमारी बात हुई है नॉर्मल गुड्स की कि हमारी इनकम इंक्रीज हुई तो हमारी फ्यूल की डिमांड भी इंक्रीज हो गई, पॉजिटिव रिलेशन है। फिर अगर हम बात करें इन्फीरियर गुड की, तो यहाँ पे हमें एग्जांपल गिवन है कि जो लोगों की इनकम इंक्रीज़ होती है तो वो अपनी कंजम्पशन कैन फूड की कम कर देते हैं और वो ज़्यादातर फ्रेश फूड खाना स्टार्ट कर देते हैं। हमें भी पता है कि जो हमारे कैन फूड होते हैं उनका जो प्राइस होता है वो काफ़ी ज़्यादा लो होता है, तो जिन लोगों की लो इनकम है वो उन्हें कंज्यूम करते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी प्राइस इंक्रीज़ होता है तो वो कैन फूड से शिफ्ट हो जाते हैं हमारे फ्रेश फूड पर, फ्रेश फूड को खाना ज़्यादा स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे ही हम देख सकते हैं इसमें भी कि हमारी इनकम इंक्रीज़ हुई तो हमारी कैन फूड की जो डिमांड है वो कम हो गई। तो यहाँ पे अगेन जो हमारा डिमांड कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो पहले से कम हो जाएगी। नाउ अब अगर हम बात करें अपने अदर फैक्टर की एक और, तो उसे हम आगे देखते हैं। चेंजिंग अवेलेबिलिटी एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। अगेन इसमें हमारे दो कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला है हमारे सब्सटीट्यूट गुड, दूसरा है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो अगर हम पहले बात करें अपने सब्सटीट्यूट गुड्स की, तो हमारे सब्सटीट्यूट गुड का प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है। मतलब कि अगर हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड का प्राइस इंक्रीज़ होता है तो हमारे सब्सटीट्यूट गुड की डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। फिर अगर हमारे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड का प्राइस कम होता है तो हमारे सब्सटीट्यूट गुड की डिमांड जो है वो कम हो जाती है। सिमिलरली अगर हम बात करें अपने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, तो उसका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है। मतलब कि अगर हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड इंक्रीज़ होता है तो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। अगर हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड कम होता है तो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो लेट सपोज कि हमारा जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड है वो सब्सटीट्यूट गुड्स में है प्राइस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का प्राइस कट हो जाता है, कम हो जाता है, तो हमारी सब्सटीट्यूट गुड की जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी। सब्सटीट्यूट गुड की डिमांड क्या है? हमारी गैसोलीन की डिमांड, हमारी गैस की डिमांड भी कम हो जाएगी क्योंकि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर शिफ्ट होने लगेंगे अगर उसका प्राइस कम हुआ है तो अगर हमारी डिमांड कम हुई है तो अगेन जो हमारा डिमांड कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। यहाँ पर हमें गिवन भी है क्योंकि जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है और जो हमारा गैस है वो दोनों सब्सटीट्यूट गुड्स हैं। अगर हमारा प्राइस कम होता है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का तो हम कम ड्राइव करने लगेंगे और जो हमारी डिमांड है गैसोलीन की, गैस की, वो भी कम हो जाएगी। फिर अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, तो उसमें हमारा रिलेटेड गुड क्या है? स्काई रिजॉर्ट। तो उसमें हमारा जो स्काई रिजॉर्ट है जो हमसे इतनी ज़्यादा दूर है उसका प्राइस जो है टिकट का वो कम हो गया। अब प्राइस कम हुआ तो वो हमें इंड्यूस कर रहा है कि हम वहाँ पर विज़िट करने जाएं। तो अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो हमारे को अगेन गैसोलीन की ज़रूरत पड़ेगी और हमारी गैस की जो कंजम्पशन है, जो हमारी डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अगेन जो हमारा डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि हमारे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड के साथ कॉम्प्लीमेंट्री गुड को जब हमारे स्काई रिजॉर्ट का प्राइस कम हुआ तो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड, हमारे गैसोलीन की, गैस की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो गई, नेगेटिव रिलेशन। नाउ अब आगे देखते हैं हम अपने अदर फैक्टर्स को। और चेंजिंग नंबर एंड स्केल ऑफ बायर्स। तो ये काफ़ी ऑब्वियस है कि अगर हमारी मार्केट में नंबर ऑफ बायर्स और इंक्रीज हो जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है जितने ज़्यादा बायर होंगे उतने ज़्यादा वो डिमांड करेंगे। तो हमारे नंबर ऑफ बायर्स अगर इंक्रीज होते हैं तो हमारी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी और वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम बात करें कि हमारे बायर्स मार्केट में कम होने लगते हैं, हमारे नंबर ऑफ बायर्स कम होने लगेंगे, तो जितने कम होने लगेंगे तो हमारी मार्केट की डिमांड भी कम हो जाएगी उनके जाने से और हमारी जो डिमांड कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा।
फिर अगर हम बात करें स्केल ऑफ बायर्स की, तो इसमें हमारा काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल गिवन है। अगर हम बात करें स्मॉल टाउन की, तो अगर हम स्मॉल टाउन की बसेस को गैसोलीन से बैटरी पावर पर शिफ्ट कर दें, तो उससे हमारी गैसोलीन की डिमांड तो कम हो जाएगी, बट वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू कि अगर हम इस सेम टेक्निक को टोक्यो में, जो हमारी वर्ल्ड की लार्जेस्ट सिटी है, उसमें अप्लाई करें। तो अगर हम टोक्यो में करते हैं तो हमारे लार्ज स्केल हो गया और जो हमारी डिमांड है गैसोलीन की वो बहुत ज़्यादा से कम होगी। लेकिन अगर हम सिर्फ स्मॉल टाउन में करते हैं, जो हमारा छोटा स्केल है, तो उसमें भी हमारी जो डिमांड है वो कम होगी, बट कम से कम होगी। तो जो हमारा स्केल है वो भी मैटर करता है। देन उसके बाद अगर हम अपने लास्ट अदर फैक्टर को देखें, चेंजिंग बायर्स बिलीफ अबाउट द फ्यूचर, तो इसमें जो हमारे बायर्स के बिलीफ हैं फ्यूचर को लेकर, वो हमारी करंट डिमांड कर्व को, हमारी करंट सिचुएशन की, प्रेजेंट की डिमांड को भी अफेक्ट करता है। अगर हम इसको एग्जाम्पल के बेस पर देखें तो लेट सपोज कि कुछ लोगों को जॉब से निकाल दिया क्योंकि इकोनॉमिक में स्लो डाउन हुआ, लाइक इकोनॉमी में मंदी आने लगी। तो अब तुम्हारे को जॉब से नहीं निकाला, बट बाकियों को फर्स्ट मंथ में ही निकाल दिया गया, बट स्टिल तुम्हें चिंता है कि हो सकता है कि तुम्हें भी निकाल दे। तो फ्यूचर के बिलीफ को लेकर कि हो सकता है कि तुम्हें भी फ्यूचर में जॉब से निकाल दिया जाए, उसको लेकर तुम अपनी प्रेजेंट की चीज़ों को चेंज कर रहे हो। तो अगर हो सकता है कि फ्यूचर में निकाल दिया तुम्हें पैसे ना मिले, तो लेकिन तुम्हें रेनी डे के फंड के लिए पैसे जमा करने हैं, तो हो सकता है कि तुम अपनी प्रेजेंट में कार पूलिंग करने लगो, या फिर हो सकता है कि तुम अपनी वीकेंड की ट्रिप्स को कैंसिल कर दो कि अभी के लिए तुम नहीं जा रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में तुम्हें निकाल दिया जाए। तो अभी से तुम अपने पैसों को सेव कर लो रेनी डे फंड के लिए, कि अगर फ्यूचर में निकाल भी दिया और तुम्हें सैलरी नहीं मिली, तब भी तुम अपने फंड को पे कर पाओ। तो अगर तुम कार पुलिंग करते हो, मतलब कि कार शेयर कर कर जाते हो, या फिर अगर तुम अपनी वीकेंड की ट्रिप को कैंसिल कर देते हो स्काई रिजॉर्ट की, जहाँ से तुम्हें अगेन ड्राइव करके जाना है, तो दोनों ही केसेस में हम देख सकते हैं कि हम अपनी गैस को रिड्यूस कर रहे हैं, उसकी डिमांड को रिड्यूस कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारे फ्यूचर के बिलीफ को लेकर हमारे करंट प्रेजेंट में हमारी जो डिमांड है वो चेंज हो सकती है। ये भी हमारा एक अदर फैक्टर है। तो अगर हमारी डिमांड अगेन अगर हम कम करते हैं तो हम लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेंगे, अगर इंक्रीज करते हैं तो हम राइट वर्ड शिफ्ट करेंगे। तो ये थे हमारे 5 अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस, जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारी डिमांड कैसे चेंज होती है इन अदर फैक्टर्स की वजह से। अगर हम इसको सम अप करें तो यहाँ पर भी हमें गिवन है, हम देख सकते हैं कि इन 5 चीज़ों की वजह से हमारी डिमांड चेंज होती है, लेकिन जब वो चेंज होती है तो जो हमारा डिमांड कर्व है वो शिफ्ट होता है। लेकिन अगर हम बात करें प्राइस में चेंज होने की वजह से, जब उसके खुद के प्राइस में चेंज आता है, तब ये ओनली रीज़न है जब हमारी मूवमेंट होती है सेम डिमांड कर्व पे। नाउ अब अगर हम बात करें अपने चैप्टर की स्टार्टिंग के क्वेश्चन का, कि अगर हमारे गैसोलीन का प्राइस कम होता है तो हम कितना उसका यूज़ कम करेंगे, तो उसका आंसर हम आगे देखते हैं हमारी एविडेंस बेस्ड इकोनॉमिक में। अब हमने पूरे चैप्टर में देखा था कि अगर हम प्राइस कम करते हैं तो हम अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को इंक्रीज़ कर देते हैं, बट कितनी इंक्रीज़ करते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर डेटा गिवन है 3 कंट्री का, हमारी ब्राज़ील, मैक्सिको और वेनेजुएलन। हमने ये स्टार्टिंग में देखा था, जो हम बात कर रहे हैं वेनेजुएलन की, हमने देखा था कि हमारा स्टार्टिंग के चैप्टर में इसका जो प्राइस था वो नियर टू ज़ीरो था, वो था हमारा 0.04। ओके, अगर हम बात करें ब्राज़ील की, तो उसका जो प्राइस है वो है 5.58। अगर हम बात करें मैक्सिको की, तो उसका प्राइस गिवन नहीं है, बट हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। तो अगर हम बात करें ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील में हमारा प्राइस इतना ज़्यादा क्यों है, हम देख सकते हैं कि जो हमारा ब्राज़ील में प्राइस है, एक सेकेंड, हमारा जो ब्राज़ील में प्राइस है वो सबसे ज़्यादा है, और हमारी उस पर जो डिमांड है वो सबसे कम है। सबसे ज़्यादा प्राइस क्यों है, क्योंकि अगर हम इन तीनों कंट्रीज़ को कंपेयर करें तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा गैसोलीन पर टैक्स लगा हुआ है। फिर अगर हम बात करें वेनेजुएलन की, तो इसमें हमारा सबसे ज़्यादा
कम प्राइस है। हम देख सकते हैं कि जो हमारा प्राइस है वो नियर टू ज़ीरो है। तो यहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा कम प्राइस क्यों है गैसोलीन का एज़ कम्पेयर टू इन तीनों कंट्रीज़ में? तो गैसोलीन का प्राइस यहाँ पर इसलिए कम है क्योंकि इस कंट्री में सबसे ज़्यादा बहुत एक्सट्रीम लेवल पर सब्सिडीज़ दी जाती है गैसोलीन पर। ये जो हमारा डेटा है ना, ये हमारा आई गेस 2013 का है। फिर अगर हम बात करें हमारे मैक्सिको की, तो मैक्सिको हमारा बीच में आ जाता है। यहाँ पे ना तो इनका प्राइस इतना हाई है और ना ही प्राइस बिल्कुल कम है। यहाँ पे हमारी टैक्स और सब्सिडीज़ बिल्कुल नॉर्मल है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्राइस की, तो हम देख सकते हैं ये इतना है और हमारी क्वांटिटी इतनी है। अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पे प्राइस तो नियर टू ज़ीरो और क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है। हम देख सकते हैं यहाँ पर भी सेम कि हमारी क्वांटिटी डिमांडेड पर पर्सन कितनी है तीनों कंट्रीज़ में 2013 में, अगर वो ये प्राइजेस को चार्ज करती हैं तो। इन तीनों कंट्री से हम देख सकते हैं कि जो हमारी लॉ ऑफ डिमांड, जो हमारा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि वो नेगेटिव रिलेशन को शो करता है। तो हम देख सकते हैं कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई प्राइस था वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी कम थी, फिर प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी इंक्रीज़ हो गई, और जब हमारा प्राइस और बहुत ज़्यादा कम हुआ तो हमारी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो गई। हम देख सकते हैं कि जब हमारा प्राइस कम होता है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज़ होती है। हम अपनी प्रिडिक्शन को इस डेटा के थ्रू कंफर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है इंट्रोडक्शन, हमारा मार्केट प्लस हमारा डिमांड का पूरा कॉन्सेप्ट। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के बाकी कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। आई होप कि आज की वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेशन में अपना डाउट कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।